हेलो दोस्तों, सक्षम कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की लास्ट क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने गॉस लॉ तक पढ़ लिया था। आज हम भाई उस गॉस लॉ से आगे उसकी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं उनकी बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। तो भाई टाइम ना वेस्ट करते हम चलते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, पहले तो भैया गॉस लॉ की बात कर लेते हैं। एक बार गॉस लॉ को भैया हम एक बार फिर से और देख लेते हैं। गॉस लॉ क्या कहता था? गॉस लॉ भैया ये कहता था कि नंबर ऑफ फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स मतलब क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा भैया, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज्ड बॉडी से पास होने वाला, किसी भी क्लोज्ड बॉडी से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, जिसको मैं फाई से डिनोट करता हूं भैया, ये बराबर होगा उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू टोटल चार्ज कितना है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। किसके भैया? अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। इसी को ही हम गॉस लॉ बोलते थे। इसी को ही भैया हम क्या बोलते थे? गॉस लॉ। और फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब कितनी एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नॉर्मली परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही हैं या अंदर एंटर कर रही हैं, इसी को हम फ्लक्स बोलते थे। ठीक है भैया, तो ये सारी कहानी थी हमने जो पिछली क्लासेस में हमने देख ली थी, ये निकल कर आता था। इसके साथ साथ भैया हमारे पास फ्लक्स को ही भाई हम एक और दूसरे टाइप से लिखते थे। फ्लक्स को भैया अभी हम एक और टाइप से लिखते थे, वो और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया क्यू टोटल और ये लिखते थे भैया इंटीग्रेशन क्लोज्ड, भैया क्लोज्ड फिगर का ई डॉट डी एस। और भैया ये डी एस क्या है? डी एस क्या है भैया? सरफेस एरिया। और डॉट का मतलब भैया डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, डीएस भी भाई क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एरियल वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है, सरफेस के नॉर्मल जो होता है, उसी को हम भैया क्या बोलते हैं? एरियल वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई हम? एरियल वेक्टर। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, से मान लो ये मेरा हैंड है, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बात करता हूं तो इस तरीके से जो परपेंडिकुलर जो निकल रहा है भाई, ये इसको हम क्या बोलेंगे भैया? एरियल वेक्टर। ठीक है भाई, बातें समझ में आई यहां तक? हम आगे बात करते हैं भैया। ये सब काम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में भैया सबसे पहले निकल कर आता है हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। एक भैया हमारे पास एक बहुत बड़ा लाइन चार्ज है, मतलब एक वायर है। इस वायर पर भैया मैंने क्या कर रखा है? चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। मैंने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं इस वायर पर। तो इस वायर की वजह से भैया कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। किसकी हेल्प से भैया? गॉस लॉ की हेल्प से हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है भैया। इस पर क्या होगा? यहां पर कुछ बातें लिखनी है, उनको एक बार फोकस कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कंसीडर्ड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, लॉन्ग लाइन चार्ज का क्या मतलब भैया? आपने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन वायर लिया है एक आपने, ठीक है, विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इस पर क्या भैया? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या बताया था दोस्त मैंने? कि कितना चार्ज उसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो टोटल चार्ज होता है वो उसकी पूरी लेंथ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी को भाई हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और किससे डिनोट कर रहे हैं भाई हम इसको? लैम्डा से। लेट अस नाउ फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। अब मेरे को क्या करना है भाई? एक पॉइंट पी है, वो पॉइंट देख लेते हैं भैया कहां पर है। हम कहीं यहां पर पॉइंट पी ले रहे हैं, ठीक है। उस पॉइंट पी पर भाई मेरे को क्या निकालनी है? मेरे को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया। विच इज एट अ डिस्टेंस आर, जो भैया कितनी दूरी पर है? जो भैया आर डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है, ठीक है भैया। यहां तक की बात है, समझ में आई? आगे, फ्रॉम द चार्ज द गॉसियन सरफेस इज कंसीडर्ड टू बी ऑफ ए फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल ऑफ रेडियस। अब हमने क्या करा है? हमने भैया जो गॉसियन सरफेस अब एज्यूम करी, यहां तो नहीं दे रखी थी, हम खुद अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं गॉसियन सरफेस को। तो भाई यहां पर जो मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम करी, वो कैसी करी है भाई? मैंने सिलिंड्रिकल। अब आप कहोगे भैया सिलिंड्रिकल क्यों करी आपने? भैया यहां से मान लो, यहां से आर डिस्टेंस, 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 भैया हर पॉइंट से आर डिस्टेंस। ये पी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता था ना, तो आर डिस्टेंस तो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसी भैया पीछे की बात करोगे तो भैया ये एक रेडियस ही तो बनी है, एक डिस्क टाइप का बनता चला जा रहा है। इस वजह से भाई हमने यहां पर जो गॉसियन सरफेस मानी है भैया, कैसी मानी है? सिलिंड्रिकल, ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। और भैया ये जो लेंथ है वो कितनी है? एल, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि भाई आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है,
ठीक है, ये तो भैया कहानी हो गई इस तरीके से। अब हम अपने तरीके से बात करते हैं, जो यहाँ लिख रहा था वो हमने समझ लिया। अब भाई हम एक बार अपने तरीके से बातचीत कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। आपसे सबसे पहले क्या कहा गया, आपसे सबसे पहले कहा गया भैया एक वायर लाओ, ठीक है, आप भैया वायर लेने चले गए। ये रहा भैया एक लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इस पर आपने भाई चार्ज दिया है प्लस का, प्लस प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी भैया इसकी दे रखी है हमने कितनी, लैम्डा, इसकी भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा दे रखी है। भैया हमने इसको चार्ज दे दिया, इनफाइनाइट वायर का था, मैंने भाई इसको ये चार्ज दे दिया। अब भैया मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने भाई एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है। क्या भैया, गॉसियन सरफेस। फिर से गॉसियन सरफेस भैया कैसा है, एक सिलिंड्रिकल टाइप में है। भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं इतना परफेक्टली नहीं बना पाऊंगा, लेकिन भाई फिर भी पिछले वाले फिगर से और इस वाले फिगर से हम एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। यहां पर भाई, यहां पर कोई पॉइंट P था मेरे पास, सपोज कर लो भैया ये कोई पॉइंट है P, ठीक है भैया। अब देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस बात को ध्यान रखना भैया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये हो गया भैया पॉइंट P। पॉइंट P भाई कहीं ऊपर भी हो सकता था, पॉइंट P भाई कहीं नीचे भी हो सकता था, पॉइंट P भाई कहीं ऊपर भी हो सकता था, और पॉइंट P भैया नीचे भी कहीं पर हो सकता था, कहीं पर भी हो सकता था, कहीं पर भी हो सकता था। तो भैया हम बात करेंगे, अब देखो इससे पहले मैं फ्लक्स निकलने की बात करता हूं भैया, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। आप कहोगे सर इसकी तीन सरफेस बन गई, सिलेंडर की भैया तीन सरफेस होती है ना, एक तो इसको बोलते हैं ये जो कर्व्ड सरफेस होती है, और एक ऊपर सर्कल होता है, एक ऊपर सर्कल वाली, और एक नीचे सर्कल होता है, नीचे सर्कल वाली। तो भैया आप क्या कहोगे, सर इसकी तीन सरफेस बन गई है, सरफेस फर्स्ट, सरफेस सेकेंड, और भैया सरफेस थर्ड। तो अगर भैया मैं यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भैया वो किस किस की वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया फर्स्ट सरफेस की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड सरफेस की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड सरफेस की वजह से। भाई यही तो होगा। आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ रही है कि भैया मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन तीनों सरफेस की वजह से होगा, इन तीनों सरफेस की वजह से होगा। या फिर फ्लक्स की बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई मेरे नहीं पता, आपको भैया यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, तो भैया मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर बात क्यों करता हूं। जब आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, तो हम जानते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैं फ्लक्स से भी निकाल सकता हूं ना, तो क्या मैं यहां पर नेट फ्लक्स की बात नहीं कर सकता, नेट फ्लक्स की बात कर सकता हूं ना। भैया नेट फ्लक्स की आप बात करोगे तो भैया आप क्या कहोगे, आप कहोगे भैया ये जो नेट फ्लक्स होगा वो फ्लक्स 1 की वजह से, प्लस फ्लक्स 2 सरफेस की वजह से, प्लस फ्लक्स 3 सरफेस की, थर्ड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा उसके बराबर हो जाएगा। और भैया फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये नॉर्मली ऐड भी हो जाएगी। बातें क्लियर है भैया, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, इधर आ जाओ भैया, इधर बात करते हैं, फ्लक्स बराबर फर्स्ट सरफेस की वजह से। अब देखो सरफेस की वजह से आप कहोगे सर आपके पास जो फ्लक्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds, वो भी किसकी वजह से भैया, फर्स्ट सरफेस की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन किसका भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ds भैया वो भी कौन सी सरफेस, सेकंड सरफेस, प्लस आप कहोगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds भैया कौन सी सरफेस, थर्ड सरफेस। भैया यहां तक की बातें क्लियर आई हैं आपकी समझ में। अब आप बात करोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आता है कि चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर मान लेते हैं, हमारे पास यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भाई E हो गया, कितना हो गया भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास यहां पर E, मान लिया हमने, हमारे पास भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है E। अब उसके आगे अगर मैं बात करूं भैया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहां पर ds, ये ds क्या है, ds भाई मैंने बताया था सरफेस एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, और डॉट प्रोडक्ट और हो रहा है, तो भैया दोनों हमारे वेक्टर होंगे। यहां पर बताओ भैया प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, बाहर निकलती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। तो इस वाली सरफेस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बोल सकता हूं ना भैया, यहां पर होगी, कह सकते हैं ना भाई हम। ऐसे ही भैया इस वाले पॉइंट पर भी लोगे तो आप कहोगे भैया यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर होगी। ऐसे भैया यहां पर अगर आप बात करोगे, यहां पर देखो यार, यहां पर बात करने से मेरा मतलब है कि हम किसी पॉइंट को, देखो यार तुम गलत कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं। भैया इस वाली सरफेस से बात करो, इस वाली सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बाहर को होगी इस तरफ, और इस वाली सरफेस से भी भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बाहर को होगी।
तो भैया इन तीनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको मिल गई, किस तरफ है भैया, बाहर की तरफ। अब बात करते हैं भैया एरियल वेक्टर की। एरियल वेक्टर क्या होता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहां पर बात करूं भैया सरफेस, ये बताओ कोई एक सर्किल है, ये रहा भैया सर्किल, परपेंडिकुलर लाइन इसके बाहरी तो निकल रही होगी इस तरीके से, इसका मतलब मैं भाई ये बोल सकता हूं ना कि भैया यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो ये रहा ds, कोई दिक्कत। नीचे जो होगा भैया परपेंडिकुलर निकल रही होगी तो भैया ये रहा ds, आपको यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात। यहां पर और भैया ये मेरी एक सरफेस है ना, ये वाली कर्व सरफेस, इससे भी बाहर को निकल रही होगी, तो इससे बाहर को निकलने वाला भैया मेरा एरियल वेक्टर ये रहा। तो भैया तीनों सरफेस से मेरे को एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम पड़ गई, कहां कहां पड़ता। अब आप बात करोगे, अब आप कहोगे भैया टोटल फ्लक्स, भैया फ्लक्स कितना भी हो वो हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, फ्लक्स जो होता है तो क्यू टोटल। तो आप बात कर सकते हो भैया ये हो गया क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, भाई मैं बोल सकता हूं ना ये, ठीक है। आगे बात करो E, आप क्या कहोगे भैया यहां पर इंटीग्रेशन जो आ रहा था मेरे पास वो E ds, इनके बीच में कॉस थीटा, भैया डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा। भैया यहां पर फर्स्ट सरफेस पर बताओ, फर्स्ट सरफेस पर भैया ds और E के बीच में एंगल कितना, आप कहोगे 0, तो भैया यहां पर कितना आ गया cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E ds, भैया यहां पर थीटा कितना है सेकंड सरफेस पर आप कहोगे भैया थीटा सेकंड सरफेस पर 90 डिग्री है, तो यहां पर कितना आ जाएगा भैया cos 90 प्लस भैया यहां पर बात करो E ds cos, भैया यहां पर भी कितना आ गया, यहां पर भी 90, इनके बीच में भी एंगल भैया 90, कोई दिक्कत। अब बजान दो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, अब आप कहोगे भैया इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, तो क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, भाई मेरे पास किसकी वजह से बचा, आप कहोगे सर ये बच रहा है E डॉट ds, सॉरी डॉट तो भूल जाए अब हम, E ds की वजह से। अब भैया इंटीग्रेशन किसका होगा, चेंज क्या हो रहा है भैया, पॉइंट चेंज हो जाएगा तो रेडियस चेंज हो गई, रेडियस चेंज होने का मतलब भैया सरफेस एरिया चेंज हो गया, तो भैया सरफेस एरिया ही तो चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई सेम रही है, तो भैया इंटीग्रेशन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कॉमन आ गया, यहां पर बचा ds और ये बच रहा है क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भाई कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक भैया कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बताओ ds, ये जो सरफेस एरिया था कौन सा था, ये वाला भैया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है ना भाई, कौन सा सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, आप कहोगे सर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r l, भैया कितना होता है 2 पाई r l, कर्व सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया भाई यही तो होता है 2 पाई r l, l क्या हो जाएगी हाइट। तो भैया मैं यहां पर अब बोल सकता हूं कि सर यहां पर हमारे पास जो क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल आ सकता है, 2 पाई आर एल, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं भैया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, बाकी सबको इधर ले जाता हूं, तो भैया क्यू टोटल कितना बचा भाई, क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू ई, ठीक है भाई। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, भैया क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे से, भैया 2 इंटू 2 कितना बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भैया क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बन गया, और भैया आर तो आ रहा है, ये क्यू टोटल अपॉन एल, क्यू टोटल अपॉन में एल, और भैया आर बच रहा था, और एक भाई मेरे पास यहां पर 2 था, तो भैया क्यू टोटल भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी थी ना, टोटल चार्ज अपॉन में लेंथ, भैया ये हमारे पास क्या होता है लैम्डा, तो भैया फॉर्मूला क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन में आर, 2 लैम्डा अपॉन में आर। तो भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई मेरे पास लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब आप बात करोगे भैया लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, आप कहोगे सर इनवर्सली का रिलेशन है, तो डायग्राम भैया इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया घटनी स्टार्ट होगी तो रेडियस बढ़नी स्टार्ट होगी, और रेडियस बढ़नी स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई घटनी स्टार्ट होगी। बातें समझ में आ गई भाई। पहली एप्लीकेशन थी हमारे पास ये, इस तरीके से हमारी पहली एप्लीकेशन भैया क्या हो जाती है खत्म, ठीक है भैया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, अब आपसे क्या कह रहा है भैया, अब आपके सामने एक प्लेन इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है, क्या है दोस्त इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट।
अब इस इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट की वजह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे भैया कितना होगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना भैया हमारे पास। अब इस इनफाइनाइटली लॉन्ग उसकी वजह से हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई वो कितना होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं भैया। पहले यहां पर क्या क्या चेंज दे रखे हैं वो भी देख लें। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। भैया क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर मैं लिख देता हूं सिग्मा बराबर भैया क्या होता था, हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू टोटल टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। भैया एरिया में जो आपने उसको डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है भाई, यही तो होता है, ये हमने लिख दिया। आगे बात करते हैं भैया एक शीट की वजह से। लेट अस नाउ फाइंड आउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r। भैया एक पॉइंट P पर निकालनी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितनी डिस्टेंस पर है r फ्रॉम द चार्ज से। द गॉसियन सरफेस यहां पर जो हमने भाई मानी है इज कंसीडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। भैया किस फॉर्म की होगी, सिलेंडर की फॉर्म की होगी। भैया इस तरीके से देखो, ये ब्लू वाली आपकी क्या है भाई, ये है आपकी थिन शीट, प्लेन शीट है, लॉन्ग प्लेन शीट। और हम हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो मानी है भाई वो हमने कितनी कैसा माना है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म का। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। is considered to be in form of cylinder such that the point lies on one of its base। भैया किसी एक बेस पर लाई करेगा, या तो यहां पर या यहां पर कहीं पर पॉइंट लाई कर रहा है किसी बेस पर। ठीक है, चलो एक बार भाई जब इतना काम करा तो अपने आप भी बना लेते हैं। अब देखो अपने आप कैसे बनाएंगे भाई, ये रही हमारे पास एक थिन शीट। ठीक है भैया, ये थिन शीट है। अब क्या है भैया, इसको हमने कुछ चार्ज दे रखे हैं। मान लो भाई हम दे देते हैं इसको चार्ज, कैसा दे दें, प्लस का। भैया हमने इसको प्लस का चार्ज दे रखा है, हमने इसको भाई प्लस का चार्ज दिया, हमने भैया इसको चार्ज दे दिया है अपनी थिन शीट को। अब इस थिन शीट से हमने जब चार्ज दे दिया भैया, एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P जो r डिस्टेंस पर है इस चार्ज से, वहां पर भाई मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मैं निकालने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा डायग्राम भैया कुछ कैसा बनेगा, हमने भैया यहां पर क्या बनाएंगे, एक सिलिंड्रिकल टाइप, सॉरी भैया कैसा बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है यार, देख लो ड्राइंग सही नहीं है मेरी, बस हमको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो यार ऐसे ही बनाते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का हमने फॉर्म डायग्राम बनाया। तो देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये जो सिलेंडर है ना वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से, प्लेन शीट के बीच में से है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अब सुनो, अब फिर से आप कहोगे सर यहां पर भी तो हमको तीन सरफेस दिखाई दे रही है, तीन दिखाई दे रही है ना। अब आप कहोगे सर एक सरफेस तो मेरे को ये दिखाई दे रही, सरफेस फर्स्ट, एक भाई भैया सरफेस ये दिखाई दे रही सरफेस सेकंड, और एक सरफेस ये दिखाई दे रही भैया थर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भैया प्लस वाले से किस तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है ना, प्लस वाले से भाई बाहर की तरफ। तो इधर बात करो, इधर बात करो भैया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कहोगे सर बाहर की तरफ, इस तरफ हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई इधर हो गई। इधर बात करोगे भैया प्लस वाला चार्ज यहाँ पे, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो भैया इधर भी तो बाहर की तरफ देगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बाहर की तरफ। भैया इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, किस तरफ है भैया, इस तरफ। यहां पर इस वाली सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है। ठीक है, अब एरियल वेक्टर और बना लेते हैं भैया। एरियल वेक्टर आप कहोगे सर सरफेस ये है, सरफेस के परपेंडिकुलर डीएस ये हो गया, सरफेस ये है, सरफेस के परपेंडिकुलर भैया डीएस ये हो गया, सरफेस ये है, सरफेस के परपेंडिकुलर भैया डीएस ये हो गया। आई बात है समझ में भाई। तो आप क्या कहोगे कि सर जो नेट फ्लक्स होगा यहां पर भाई जो मेरे नेट फ्लक्स होगा भैया, क्या नेट फ्लक्स वो बराबर होगा फ्लक्स ड्यू टू सरफेस फर्स्ट प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस सेकंड प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस थर्ड। ठीक है भाई, इन तीनों के बराबर। यहां पर मैं नेट फ्लक्स कितना होता है भैया, क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भैया यही तो होता है। आगे बात करो, फ्लक्स वन कितना हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भैया सेकेंड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भैया थर्ड सरफेस। कोई प्रॉब्लम भाई मेरे? इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको डायग्राम को हम भाई यहां रख देते हैं, थोड़ा सा बस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अब आप बात करोगे भैया फर्स्ट सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखो परपेंडिकुलर हम जानते हैं जीरो हो जाता है, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर cos जीरो भैया डायरेक्ट लिख सकते हो ई डी एस फर्स्ट सरफेस
प्लस भैया सेकंड की वजह से 90 डिग्री पर था, 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू 0, तो सेकंड वाला पार्ट पूरा 0 बचा कितना ई डी एस थर्ड वाला। भैया दोनों का सरफेस एरिया तो बराबर होगा ना, तो क्या मैं इसको 2 इंटीग्रेशन ई डी एस बोल सकता हूं ना, दोनों सर्किल हैं भाई। अब ई बी भाई यहां से बाहर निकल कर आ जाएगा, ये बचा क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये बचा भैया क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भैया कितना बचा क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भैया ई बाहर आ गया, डीएस को क्या भाई मैं ये नहीं बोल सकता भैया, क्या मैं इस डीएस को ये नहीं बोल सकता कि भैया इसका जो एरिया होगा वो ए हो जाएगा, या फिर भाई हम इसको क्या बोल सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ भैया, ये भी बोल सकता हूं ना मैं, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूं सर्किल क्यों, हम एरिया ही मान लेते हैं भैया, टोटल एरिया कैसा भी पार्ट मान लो, टोटल एरिया आ गया ए। बताओ ठीक है। अब मैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सबको इधर ले जाओ, तो भैया ये कुछ ये नहीं हो जाएगा, क्यू टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू ए भैया डिवाइड में आ गया इज इक्वल्स टू ई। क्यू टोटल अपॉन ए, भाई क्यू टोटल अपॉन ए हमने क्या पढ़ा था, आप कहोगे सर क्यू टोटल अपॉन ए जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था भैया कितना, क्यू टोटल अपॉन ए हमने पढ़ा था सिग्मा के बराबर। तो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहां से कितनी निकल कर आ रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई एक थिन शीट की वजह से हमारे पास ये निकल कर आती है। कोई प्रॉब्लम भैया मेरे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट भैया ये हमारे पास लास्ट है इस पहले चैप्टर का। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल की वजह से। ठीक है भाई, एक स्फेरिकल सेल की वजह से मेरे पास भाई देखो एक स्फेरिकल सेल है, कंसीडर एन स्फेरिकल सेल विद चार्ज Q ऑन इट्स सरफेस। भैया ये जो चार्ज माना है वो मैंने कहां पर माना है, सरफेस पर। नाउ फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। अब देखो हमने क्या करा है, एक R डिस्टेंस पर, स्मॉल R डिस्टेंस पर भाई मैंने एक पॉइंट माना है P। ठीक है, अब देखो ये जो स्मॉल R है वो इस वाले सर्किल से भाई बाहर भी हो सकता है, इस वाले सर्किल पर भी हो सकता है, और इस वाले सर्किल के भाई अंदर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो भैया बाहर, ये रहा कैपिटल R इस ब्लू वाले से बाहर हो गया, ठीक है। एक कहां हो सकता है भैया, इसके पॉइंट पर हो सकता है, और एक भाई कहां हो सकता है, एक भैया हो सकता है इस सर्किल के अंदर। तो 3 केस बनेंगे यहां पर, इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल। तो सबसे पहले भाई हम आउटसाइड द सर्किल की बात कर रहे हैं, कंसीडर टू बी अ फॉर्म ऑफ स्फीयर। और यहां पर भैया हमने जो गॉसियन सरफेस मानी है वो कैसी मानी है, स्फीयर, सच दैट द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, इस तरीके से कि भैया वो जो पॉइंट हो वो अब इस सरफेस पर लाई करे। भैया बातें आई समझ में, सारी बात समझ में आई। अब यहां पर हम देखो काम क्या करते हैं, पहले मैं भैया एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करो। भैया देखो ये था हमारे पास एक चार्ज, हमारे पास भैया ये था एक सर्किल, इसको नहीं बनाते, अंदर बना लेते हैं। भैया ये था मेरे पास एक सर्किल, इसको दिया था भैया मैंने कोई चार्ज, ठीक है भाई, इसको हमने कोई चार्ज दिया था, हम मान लेते हैं हमने इसको चार्ज दिया भैया प्लस का, और वो भैया इसकी सरफेस पर जाकर बैठ गया। ठीक है, इसकी जो रेडियस थी भाई, इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी, वो थी कैपिटल R, और मैं भैया कहां पर निकाल रहा हूं, एक स्मॉल r रेडियस पर। इसकी जो रेडियस थी भाई वो थी कैपिटल R, और हम कहां पर निकाल रहे हैं भाई, हम निकाल रहे हैं भैया स्मॉल r पर। कहां पर निकाल रहे हैं भैया, स्मॉल r पर। ठीक है, अब यहां से बातचीत करते हैं। भैया ये बताओ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर है ना, तो यहां पर क्या होगा भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी होगी भैया, आप बोलोगे चार्ज अगर Q टोटल है, चार्ज है भैया Q टोटल, अपॉन में डिवाइड कर दो एरिया से। एरिया भैया ये स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया कितना होता है, आप कहोगे 4 पाई। भैया स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, तो 4 पाई R स्क्वायर है भाई। बातें आई समझ में, 4 पाई R स्क्वायर। भैया कितना निकल कर आ रहा है, 4 पाई R स्क्वायर। अब ये बताओ यहां पर मेरे पास भैया सरफेस कितनी बन पाएंगी, आप कहोगे सर यहां पर तो एक ही सरफेस बनेगी। अगर आप यहां पर इस वाले पॉइंट को P मान भी लेते हो, देखो थोड़ा सा डायग्राम को मैं इधर को लेकर आ रहा हूं, आप कहोगे कि सर अगर आप इस वाले पॉइंट को P मानते हो तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, उसके साथ साथ भैया ds भी किस तरफ हो गया, बाहर को।
तो आप क्या कहोगे कि सर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो सिर्फ एक सरफेस की वजह से ही होगा, और वो भैया कितने के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds के। अब आप बात करोगे सर यहाँ पर तो हमारे पास दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, तो मैं सीधे इसको E डॉट ds कह सकता हूँ। भैया E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds का करोगे तो भैया कितना आएगा, आप कहोगे सर ये जो निकल कर आएगा ये आ जाएगा ds। भैया सरफेस एरिया किसका, बाहर वाले सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी है r, तो आप क्या बोलोगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और इधर कितना था भैया, q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन का मतलब भैया क्यू इनसाइड कर दे रहा हूं मैं, टोटल की जगह क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ये क्या बना, ये बना क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई। भैया ये बना मेरे पास, कितना बना भैया, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई। तो भैया E की वैल्यू भाई मेरे पास यहां पर इतनी निकल कर आ रही है। चीजें क्लियर हो रही हैं। इसको और थोड़ा सा अगर मैं सुंदर सा और लिखने की कोशिश करूं तो भाई हम इसको भैया एक बार हम ये पढ़ चुके थे हम, आप देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ हो जाएगा, तो E बराबर भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो भैया ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कहाँ आई है, आप कहोगे सर ये आउटसाइड आई है। कहाँ आई है, आउटसाइड। ठीक है भाई, आउटसाइड। अब भैया मैं इनसाइड की बात कर ले, सॉरी ऑन द सर्किल की सेकंड बात कर लेते हैं भैया, ऑन द सर्किल। अगर भैया ये सर्किल पर होता, ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल, अगर भैया ये सर्किल पर आ जाता कि अगर हमारा जो Q है भैया वो Q के बराबर हो जाता, सॉरी ऑन द सर्किल पर आने का मतलब भैया वो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भैया किसके बराबर आ जाती, कोस पर आ जाती, पृष्ठ पर आ जाती। तो भैया मैं इसको ये बोल सकता था, मैं भाई इसको ये बोल सकता था क्या, फिर ये जो स्मॉल r है भैया, ये जो स्मॉल r है पॉइंट अब यहां पर हो जाएगा ना, तो स्मॉल r और कैपिटल और r आपस में भाई कैसे हो गए, बराबर। तो आप क्या बोलोगे, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर के। तो क्या भैया 4 पाई r स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, क्या ये भाई मेरा सिग्मा के बराबर नहीं हो गया था। तो भैया यहां से मेरे पास भाई ये कितना निकल कर आ जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो कहां पर निकल कर आ रहा है भाई, आप कहोगे सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जो नॉट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है हमारी सरफेस पर। तो भैया आउटसाइड द सर्कल कितना निकल कर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ऑन द सरफेस पर भैया कितना निकल कर आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भैया इनसाइड द सर्किल की बात करता हूं मैं भैया, इनसाइड द सर्किल भैया, इनसाइड द सर्किल भैया चार्ज जो था वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। अगर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो मैं ये मान सकता हूं ना, मान क्या सकता हूं भैया, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ही तो यही होता है कि वो जो चीज थी वो आपकी कंडक्टर रही होगी। क्या रही होगी दोस्त, कंडक्टर रही होगी। अब कंडक्टर के भैया अगर आप अंदर जाते हो तो वहां पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वो कितना हो जाता है भाई मेरे, वो हो जाता है 0। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता भैया, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो क्यू इन की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भैया यहाँ पर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा कितना आ गया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी भाई मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो भैया यहां पर ये डायग्राम तीनों कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब R की वैल्यू कैपिटल R से छोटी थी, इसका मतलब भाई जो हमारा पॉइंट था वो किसी भी कंडक्टर के अंदर था, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कंटिन्यूअसली 0 रही। जब हमारा कैपिटल R और स्मॉल r भैया बराबर हो गए, इसका मतलब वो जो पॉइंट था वो हमारी सरफेस पर आ गया, तो भैया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। उसके बाद भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रेडियस थी उनके बीच में, मतलब पॉइंट के डिस्टेंस के बीच में भैया स्क्वायर का रिलेशन चल रहा था, वो भी इनवर्सली वाला। तो भैया उसके बाद हमारी वैल्यू क्या हो गई, गिरनी स्टार्ट हो गई। तो भैया ये हमारा डायग्राम था किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल की वजह से। तो भैया ये 3 एप्लीकेशन थी हमारे गॉस लॉ के अंदर जो हम खत्म कर चुके हैं। इस तरीके से भाई हमारा पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, एक बार देख लेते हैं भैया क्वेश्चंस क्या है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो भैया होमवर्क क्वेश्चन है,
कम शायद पिछली क्लासेस में ये काम कर चुके हैं। तो आप भैया देखो इसमें ज्यादातर होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि हम बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट, अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? देखो मैंने आपको लिखवाया था वहां पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भाई किस तरफ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। दोबारा से बात सुनो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या सेम डायरेक्शन में हमेशा हो सकती है? इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की डायरेक्शन में नहीं हो सकता, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एट अ फार अवे डिस्टेंस r along the axis from an electric dipole, electric field is E. Find the electric field at a distance 2r along the perpendicular bisector। देखो along the axis किसके? फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? E दे रखी है। ये बताओ हमने वहां पर कितनी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड? आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, सर जो हमने पढ़ा था वो कुछ ऐसा पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r स्क्वायर। भाई यही तो पढ़ा था। अब हमको कहां पर निकालनी है? 2r डिस्टेंस पर। तो भैया 2r डिस्टेंस पर निकालनी है, तो उससे पहले में हम कुछ और बात कर लें। भैया अगर r डिस्टेंस पर थी तो एक्सियल ये था, अगर एक्सियल 2r डिस्टेंस पर निकालता, एक्सियल ये कहां पर था? एट r डिस्टेंस पर, है ना। अब भैया मैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर ही निकाल रहा हूं, लेकिन भाई वो कहां पर निकाल रहे हैं? एट 2r पर। भैया कहां पर? एट 2r पर, एक्सियल पर ही निकालना है। अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं निकाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये कहना चाह रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो अभी हमने नहीं निकाला। भाई आगे बात करते हैं। आप कितनी कहोगे यहाँ पर? सर 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2p अपॉन में 2r का होल स्क्वायर, जिसको भाई आप कितना कह सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में 4r स्क्वायर। ठीक है भैया। अब इसके बाद अब हम जानते हैं भैया जो एक्सियल पर होता है, एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है भाई? डबल होता है। तो ई इक्वेटोरियल अगर आप अब निकालोगे, ई इक्वेटोरियल अगर आप अब निकालोगे तो क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल पर भाई आधा होता है एक्सियल का। इक्वेटोरियल पर ई एक्सियल का भैया क्या होता है? ई एक्सियल का आधा, क्योंकि एक्सियल पर तो इक्वेटोरियल का डबल होता है। तो भैया यहां पर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई, अब देखो ई एक्सियल का आधा, ई एक्सियल का आधा, जबकि वहां पर ये था कितना भैया? ये सब कुछ बराबर है ई के। मैं देखो यहां पर लिख देता हूं, तो भैया ये सब कुछ बराबर, क्या ये नहीं हो सकता भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r स्क्वायर ई के बराबर है, तो ये क्या भाई e/4 नहीं हो जाएगा? भाई ये कितना हो जाएगा हमारे पास? e/4 भैया कितना हो गया ये हमारे पास? ये हो गया भैया हमारे पास e/4, e/4। तो भैया यहां पर e/4 का भी क्या हो जाएगा भाई? आधा हो जाएगा। तो भैया कितना हो जाएगा? e/8। तो भैया आंसर मेरे पास कितना आ गया? e/8। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। देखो भाई एक हमारे पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर पर प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। यहां पर भैया मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है, भैया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है। इसका मतलब इस पर प्लस का क्यू चार्ज है और भैया यहां पर माइनस का क्यू चार्ज है। भाई फ्लक्स क्या होता है? आप कहोगे सर फ्लक्स होता है क्यू इन, क्यू टोटल। भैया टोटल चार्ज कितना है? अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। अब बताओ भैया इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? आप कहोगे सर प्लस का क्यू माइनस का क्यू, तो यहां पर क्यू टोटल भाई कितना हो गया? क्यू टोटल भाई यहां हो गया 0। कितना हो गया भैया? 0। तो भैया यहां पर फ्लक्स भी कितना होगा? फ्लक्स भी भाई कितना होगा? फ्लक्स होगा भाई मेरे 0। बातें आई समझ में भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। भैया क्या है? एक हमारे पास क्यूब है। चलो भैया मैं एक क्यूब बना देता हूं। देखो अच्छा तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। यार अच्छा बन गया ये तो। चलो ये भाई मेरे पास एक क्यूब है,
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल द सरफेस ऑफ द क्यूब। देखो भैया एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो भैया मैं जानता हूं किसी भी गॉसियन, देखो यहां पर पॉइंट चार्ज यहां अंदर रखा हुआ है ना, जब भैया पॉइंट चार्ज अंदर रखा हुआ है तो भैया मैं इस क्यूब को गॉसियन सरफेस मान सकता हूं। ठीक है भाई, मेरी गॉसियन सरफेस क्या हो गई, क्यूब। तो भैया ए वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो भैया टोटल फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही तो होना चाहिए। यहां पर टोटल चार्ज क्यू है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो भैया ए का आंसर कितना आ गया मेरे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, दूसरे की बात करो, विद ईच फेसेस ऑफ द क्यूब। देखो सेंटर पर रखा है एक चार्ज, कहां पर रखा है, सेंटर पर, किसके, क्यूब के। तो भैया ये बात करते हैं, यहां से अब आप बात करोगे तो भैया क्यूब में कितने फेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, एक सामने एक पीछे, तो भाई कितने आए, 6 फेस निकल कर आए। तो ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था वो सारे 6 फेसेस का फ्लक्स था ना, सब 6 फेसेस से निकलने वाला फ्लक्स। अब भैया यहां पर मेरे को क्या करना है, एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो भैया आप क्या करोगे, 6 फेस से अगर इतना निकल रहा है तो भैया एक फेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 से डिवाइड कर दो, मेरा आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है भैया, इफ चार्ज इज नॉट एट द सेंटर देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ पार्ट ए एंड बी। अगर भैया चार्ज सेंटर पर नहीं है तो भैया चार्ज सेंटर पर नहीं है मतलब कहीं मान लो बीच में सेंटर की ना जगह रख के कहीं इस वाली साइड पर रखा, लेकिन है क्यूब के अंदर ही, तो भैया क्यूब के अंदर है, हो सकता है भैया ये मान लो इस वाली सरफेस है, इस वाली सरफेस के यहाँ पे पास में रख दिया, तो भैया इनसे तो दूर दूर हो गया, इस वाली से इस वाली से, ठीक है भाई, लेकिन इसके पास में हो चुका है, तो भैया फ्लक्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन भैया टोटल फ्लक्स तो अभी भी मेरे पास इतना ही रहेगा ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले केस का आंसर तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और दूसरे वाले केस का आंसर भैया डिपेंड करेगा हमारे फेस के मतलब किस फेस के पास में, द डिस्टेंस फ्रॉम द फेस। ठीक है, वहां पर फेस से कितनी डिस्टेंस पर वो रखा गया है। बातें आई भाई समझ में, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर ए, a charge q is placed just outside the center of a closed hemisphere. In figure b, the same charge q is placed just inside the center of the closed hemisphere, and in figure c, the charge is placed at the center of the hemisphere open from the base. Find these electric flux passing through the hemisphere in all the 3 cases. इन तीनों से निकालना है। तो भैया यहां बात करो, यहां तो भैया जो चार्ज है वो इस हेमिस्फीयर से बाहर निकल गया, तो इसकी वजह से फ्लक्स, भैया इनसाइड कोई चार्ज है ही नहीं है, जब इनसाइड चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी कितना होगा भाई, मेरे फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। बातें आई समझ में भाई, मेरे बात समझ में आ रही है। इधर की बात करते हैं भैया, इधर की बात करो, यहां पर बात करो, हमको क्या निकालना है, पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर इन ऑल द 3 केसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भैया यहां पर बात करो, आप कहोगे सर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अब भैया यहां पर जो गॉसियन सरफेस बन चुकी है मेरी, भैया वो कौन सी बन चुकी है, आप कहोगे सर आपके यहां पर जो इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस बनी है वो एक हेमिस्फीयर मान सकते हैं, क्योंकि चार्ज जब उसके अंदर है, भाई जब चार्ज उसके अंदर है तो भैया हेमिस्फीयर बन चुका है, चार्ज इसके अंदर है, तो भैया यहां पर होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब तीसरा वाला केस, भैया ये क्या गॉसियन सरफेस, हम जानते हैं भैया कभी भी अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो ये मेरे पास एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, क्या ये क्लोज्ड फिगर है, आप कहोगे सर फिगर तो क्लोज्ड है लेकिन चार्ज भी भाई उस फिगर के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए, उसकी सरफेस पर ना हो, लेकिन यहां पर भाई सरफेस पर हो गया, तो एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो भैया मैं यहां पर इस हेमिस्फीयर को मैं क्या बना देता हूं भाई, एक सर्किल बना देता हूं। अब क्या मेरा जो चार्ज था वो इस सर्किल के अंदर नहीं चला गया, तो भैया अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बता सकते हो ना कितना होगा, इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आप कहोगे सर पूरे सर्किल की वजह से जो फ्लक्स होता वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, पूरे सर्किल की वजह से, है ना भाई। अब आधा सर्किल मतलब हेमिस्फीयर की वजह से जो फिगर हो गया होगा भैया, फिर कितना हो गया होगा, वो हो गया होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधे सरफेस की वजह से। ठीक है भाई, बातें क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब देखो ये असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन क्या है, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। क्या गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज सरफेस पर अप्लाई होती है, इज ओनली का मतलब भैया केवल फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, तो भैया हम जानते हैं कि हाँ भाई सही बात है, अगर क्लोज सरफेस होगा तो ही गॉस थ्योरम अप्लाई होगी, वरना गॉस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो असर्शन तो ठीक है। रीजन चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी ऑब्टेन्ड पासिंग फ्रॉम एन ओपन सरफेस। क्या भैया ओपन सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं,
क्या भाई हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओपन सरफेस से निकाल सकते हैं? भैया होमवर्क डाल के कम वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना भाई एक बार, क्या इसका रीजन करेक्ट है, या अगर गलत है, करेक्ट है और करेक्ट है तो क्या भैया इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, यही चाह रहे हैं ना। तो भैया होमवर्क डाल के रीजन का आंसर आपको अब हमारे कमेंट में देना है, ठीक है भैया। चलो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। एक अल्फा पार्टिकल्स है, जिसको देखो यार मैं थोड़ी सी इनकी वैल्यू को ठीक कर देता हूं, यहां पर इसको काट देना, देखो यार कॉपी पेस्ट करने में यही काम हो जाते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। मैं यहां पर ठीक कर देता हूं सारी चीजों को। एक मास है जो m है भैया, m कितना दे रखा है 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है भाई। और भैया जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है जो दे रखा है भैया वो दे रखा है अल्फा पार्टिकल है ना 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और भैया ये होता है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भैया ये दे रखा है। अब देखो अब आपका काम क्या है भैया, एक तो आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फोर्स जिसकी वैल्यू भैया कितनी होती है K(Q1Q2)/r²। डिस्टेंस भाई दे रखा है या नहीं दे रखा, चलो नहीं कंपेयर करना है ना तो मैं रेशियो निकाल सकता हूं, और एक निकालना है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स, भैया जो कितना होता है G(M1M2)/r²। तो भैया ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन डाल लेना भाई, होमवर्क क्वेश्चन में कंपेयर करने का मतलब दोनों का रेशियो निकालकर आपको वैल्यूज बतानी है, ठीक है भैया। होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि हम कर चुके थे ऐसा। व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया कह रहा है। व्हाट इज द चार्ज, चार्ज का मतलब क्यूब पर यूनिट एरिया, भैया इसका मतलब ये कह रहा है Q/A निकालो। Q/A को हम जानते हैं भैया होता क्या है, ये सिग्मा होता है, तो भैया सिग्मा पूछ रहा है ये आपसे। ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द शीट ऑफ द चार्ज हैज मैग्नीट्यूड इतना। तो भैया E की वैल्यू हमको दे रखी है, ये हमको निकालना है भाई, हमको E की वैल्यू दे रखी है कितनी 3 न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा है भैया, सिग्मा निकालना है। और कैसा भैया, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। भाई अभी हमने गॉस थ्योरम की जब एप्लीकेशन करी थी तो उसमें सेकंड पार्ट हमने इनफाइनाइट उसकी वजह से ही करा था, और वहां पर ई हमारे पास भाई कितना निकल कर आता था, वो निकल कर आता था σ/2ε0। ई की वैल्यू भाई मेरे को पता है कितनी है 3 इंटू 2 ε0 की 8.85 इंटू 10⁻12, भैया कुछ माइनस के 12, कुछ ऐसा ही आता है ना, तो सिग्मा की वैल्यू भैया ये आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 0 3 कैरी का, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 1 5 कैरी का, 6 अट्ठे 48 और 5 53, भैया 53 0.2 संख्या बाद इंटू 10⁻⁻12 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। भाई ये सिग्मा की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है भैया। बातें आई समझ में, क्वेश्चन में उम्मीद कर रहा हूं भैया आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यार अब होमवर्क क्वेश्चन डाल लो। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके भैया होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है भाई। ये सारे को देखो 14 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, भैया देखो 5 क्वेश्चन अब आपके पास होमवर्क है। तो भाई आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर फर्स्ट है खत्म होता है। आप में से किसी को भी भाई किसी भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है जो यहाँ पर हो, आप जिस बुक से पढ़ते हो उसका क्वेश्चन कैसा भी, भाई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके पास कैसा भी डाउट है तो भाई हमारे कमेंट में कमेंट करके भैया आप हमको बता सकते हो। वीडियो पे जाना, किसी भी वीडियो पे जाके भाई आप बस कमेंट कर देना कि सर हम मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम थी, या इसमें मेरे को डाउट आया था, या मैं यहाँ से आगे इसको कैसे सॉल्व करूँ, भाई वो सारी चीजें आपकी सॉल्व कराई जाएंगी। आप बस हमको कमेंट में, मतलब हमारे वीडियो के किसी भी कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर भाई आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमको मैसेज कर सकते हो, या फिर भैया जो हमारी सक्षम कॉम्पिटिशन क्लासेस की ऐप है आप उस पर जाके हमको मैसेज कर सकते हो। तो भैया आपकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कराया जा सके, ठीक है भाई। तो सभी को भैया नमस्कार, और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट भाई कंप्लीट हो चुका है। कल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो स्टार्ट करेंगे, और भैया मैथ की क्लासेस भी अब स्टार्ट होने जा रही हैं, तो वो भी आपको अब अल्टरनेट पर मिलती रहेंगी, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे और भैया फ्राइडे फिजिक्स, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे भैया मैथ, ये आपको करेक्ट 4 बजे आपको मिल जाया करेगी, ठीक है भैया। तो सभी को राधे राधे, मिलते हैं हम अपने नई क्लास में।